नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा संधि से पूर्व के कुछ नियम। ठीक है, संधि से पूर्व के कुछ नियम हो जाने के बाद में आज से हम संधि प्रकरण है उसका जो मुख्य भाग है वो शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह आपका फर्ज है क्योंकि आपको अच्छा कंटेंट यहीं पे मिल रहा है। ठीक है, एक जगह आपको अगर सारी चीजें मिल जाए सटीक तरीके से तो उससे बढ़िया तो कुछ चीजें हो ही नहीं सकती। ठीक है, हाँ, एक रीट की भर्ती आने की संभावना है और उसमें हमारी हिंदी जो है वो 30 नंबर की आती है, 30 नंबर की संस्कृत आती है। ठीक है, तो संस्कृत का कुछ भाग यहीं से हम क्लियर कर लेंगे और हिंदी तो हम कर ही रहे हैं, व्याकरण जो ग्रामर है वो कर ही रहे हैं। साथ में शिक्षण विधियां मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, सेकंड ग्रेड के लिए बताऊंगा तो ये रिट के लिए भी मैं आपको शिक्षण विधियां बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपका अपना चैनल है, आप ही इसे आगे बढ़ाओगे। आपका परिवार है, जितना परिवार बढ़ेगा उतना पढ़ने में मजा आएगा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए आप कक्षा को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया करवाएं और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स लोगों से भी। ठीक है, अब दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे संधि प्रकरण के बारे में। ठीक है, संधि के बारे में हर छोटी से छोटी चीज से लेके और एक बड़ी से बड़ी चीज तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। उससे पहले माता सरस्वती के चरणों में एक बार वंदन करते हुए कक्षा की शुरुआत करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनी वीणां पुस्तक धारिणी भवयताम जाड्यान्धकारापहाम् अस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। तो दोस्तों, इस कक्षा की शुरुआत करते हैं संधि के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम संधि के प्रकार। आप जानते हो संधि कितने प्रकार की होती है? छोटे से छोटा बच्चा जानता है, इसके बारे में समझता है। संधि दोस्तों होती है 3 प्रकार की। ठीक है, 3 प्रकार की होती है संधि के। 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले हम लेते हैं स्वर संधि। उसके बाद में जो दूसरा प्रकार होता है वह होता है व्यंजन संधि। और जो तीसरा प्रकार होता है वह होता है विसर्ग संधि। ये तो हो गए दोस्तों संधि के प्रकार। तो सबसे पहले हमें कौन सी संधि लेनी है उसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि हम सबसे पहले कौन सी संधि पढ़ेंगे? स्वर संधि, क्योंकि सभी स्वर संधि पढ़ते हैं और स्वर ही पहले स्टार्ट होते हैं, वर्णमाला में स्वर ही आते हैं, तो इसलिए हम स्वर संधि पढ़ेंगे। तो ये संधि के प्रकार तो हो गए। सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं अपनी स्वर संधि के बारे में। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है भाई? एक बात बताओ मुझे, जब हमने संधि की परिभाषा पढ़ी थी तो संधि की परिभाषा पढ़ते समय हमने एक चीज पढ़ी थी कि वह ध्वनि विकार जो परस्पर 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यही चीज पढ़ी थी ना कि भाई वह ध्वनि विकार जो 2 वर्णों के मेल से, जो परस्पर 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा चेंज करके इसमें स्वर नाम और डालना है तो यह हो जाएगी स्वर संधि की परिभाषा। वह ध्वनि विकार जो परस्पर 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न होता है, जो परस्पर 2
स्वरों के मेल से उत्पन्न होता है स्वर संधि कहते हैं। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि दो वर्णों के परस्पर मेल को ही संधि कहते हैं। तो दो स्वरों के परस्पर मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। इतनी सी बात है, ये बात हमें याद होनी चाहिए। ठीक है। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, हम अच्छे से जानते हैं। सबसे पहला होता है दीर्घ संधि, उसके बाद में होता है गुण संधि, उसके बाद में होता है वृद्धि संधि, उसके बाद में होता है यण संधि, और अंतिम जो प्रकार होता है वह है अयादि संधि। ठीक है। हम इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और ये 5 प्रकार पढ़ने के बाद में हम 2 चीजें और पढ़ेंगे। एक तो पूर्व स्वरण संधि या पूर्व रूप स्वरण संधि, या फिर उसके बाद में पर रूप स्वर संधि। ठीक है। ये दोनों चलती हैं संस्कृत भाषा में, तो हमारी यहीं पे क्लियर हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। हमें संस्कृत इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिट की वैकेंसी, रिट की पोस्ट रिट करवाने वाली है सरकार, तो उसके लिए हमें संस्कृत और हिंदी को अच्छे से मजबूत करना है। हिंदी में अगर हमारी रुचि है तो संस्कृत में अपने आप हो जाएगी दोस्तों, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। 30 नंबर की हिंदी आती है, तो 30 नंबर की हिंदी आती है तो 30 में से कम 30 तो होने ही चाहिए। 30 में से कम 30 नंबर ना आए तो हिंदी पढ़ने का मजा कहां से आया? तो 30 में से कम 30, और संस्कृत का मैं बता नहीं सकता, बाकी संस्कृत का आधा पोर्शन हम यहीं पे कवर कर लेंगे। ठीक है। और रही बात शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियां हम व्याकरण के बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि 2nd ग्रेड के लिए भी हमें शिक्षण विधियां पढ़नी है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं स्वर संधि के बारे में। वह ध्वनि विकार, वह ध्वनि विकार, कौन सा ध्वनि विकार? वह ध्वनि विकार जो परस्पर दो स्वर वर्णों के, जो परस्पर दो स्वर वर्णों के जो परस्पर दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है, मेल से उत्पन्न होता है। अर्थात दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। ठीक है भाई, 2 स्वर होने चाहिए। देखो कैसे 2 स्वर कैसे होंगे, उसके बारे में हम चर्चा करें। इससे पहले हम जान लेते हैं स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, और अंतिम नहीं चौथा
यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और अंतिम अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार होते हैं हिंदी में। हिंदी में स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5। और 2 प्रकार और लिख लेंगे वैसे ही क्रॉस लगा के, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। पूर्व रूप स्वर संधि और पररूप स्वर संधि। पूर्व रूप स्वर संधि और पररूप स्वर संधि। ठीक है भाई, ये अगर आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम दीर्घ स्वर संधि की ओर। ले लिया होगा, आगे बढ़े। ठीक, मेरे भाई संधि में बहुत मजा आने वाला है, बहुत सी चीजें नई सीखने वाले हैं। और नई चीजें क्या करती हैं? मजा देती हैं। सीखना हमारा काम है। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, वो प्रश्न करके जाना आप, ठीक है? उसका कमेंट में उत्तर मांगूंगा आपसे मैं, ठीक है? और फिर अगर आप वो उत्तर नहीं दे पाए ना, तो फिर मतलब वो अगली क्लास में उसका उत्तर हम खोजेंगे, ठीक है? सबसे पहले लेते हैं हम भाई दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का अर्थ क्या है? दीर्घ वर्ण कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और री। ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं ना भाई, ये चीजें हम पहले। एक बात बताओ मुझे कि कुछ चीजें होती हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन हमें ध्यान नहीं है, तो उनको रिकॉल करते हैं हम, ठीक है? थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक बताया था आपको एक चीज में कि बहुत जगह दीर्घ आदेश हो जाता है। दीर्घ आदेश का मतलब क्या है कि जो लघु स्वर है ना वो दीर्घ हो जाते हैं, और वो दीर्घ क्या हो जाते हैं, वही यहाँ पे हम दीर्घ संधि में पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में क्या बोलते हैं? संस्कृत भाषा, उसमें भी सेम है दीर्घ संधि, और यहाँ पे हिंदी में भी सेम है, तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पढ़ने में आसानी होगी। चलो इस दीर्घ संधि को पढ़ते हैं। यदि पदांत लिखो, हाँ, यदि पदांत। पदांत का मतलब क्या होता है? पद का जो अंत होता है ना, जो पद होते हैं, 2 पद होते हैं संधि में, 2 पदों का प्रयोग करेंगे हम। कौन कौन से? जैसे हम करेंगे विद्या, धन, आलय। तो एक पद तो ये हो गया और एक पद हो गया ये, 2 पद हो गए ना। तो यदि पदांत, पदांत का मतलब क्या है? पद का जो अंत है। पद का जो अंत कहां पे है? यहां पे, ठीक है? यदि पदांत प्रथम पद का अंतिम वर्ण, पदांत का मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, लिख लो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यदि पदांत, ठीक है? हमने क्या लिखा? यदि पदांत ए, ई, उ और री, ए, ई, उ और री। यदि पदांत ए, ई, उ और री में से किसी वर्ण के परे, में से
किसी वर्ण के परे, परे यानी कि बाद में यदि पदांत, क्या हो रहा है भाई, अरे इसको देखना एक बार, हाँ इसको हटा दो एक बार, ओके ठीक। यदि पदांत ए, ई, उ और री में से किसी वर्ण के परे या बाद में समान ए, ई, उ, री, समान तो यही है। यदि पदांत ए, ई, उ और री के री में से किसी वर्ण के परे या बाद में समान ए, ई, उ, री में से कोई एक वर्ण हो तो, में से कोई एक वर्ण हो तो, में से कोई एक वर्ण हो तो दोनों का दीर्घादेश हो जाएगा। हो तो दोनों का दीर्घादेश हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ भाई, दीर्घादेश कैसे होगा? दीर्घादेश होगा उस चीज को हम पढ़ेंगे बाद में, इसकी कंडीशन क्या लगती है भाई। दीर्घादेश में भी स्वर संधि है और स्वर में भी दीर्घ की संधि है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम। तो अब एक बात बताओ मुझे, देखो इसकी चार कंडीशनें बनती हैं हमारे पास में, इसकी चार कंडीशनें होती हैं। वो चार कंडीशन मैं आपको नोट करवा देता हूं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे जो इसके सूत्र हैं, ठीक है। पहला सूत्र क्या बोलता है? ए या आ, ठीक है। इसके बाद में क्या हो? ए या आ, कोई भी एक वर्ण दोनों में से, तो क्या बनेगा? आ बनेगा, आ बनेगा। अब देखो इसके अंदर एक ही सूत्र के अंदर चार चीजें काम करती हैं, कौन कौन सी? देखो, ए धन ए बराबर क्या हुआ? आ, ठीक है, यह चीज हुई। और दूसरी चीज क्या काम करती है? ए धन आ बराबर भी क्या हुआ? आ। तीसरी चीज क्या है? ए आ धन ए बराबर आ, और आ धन आ धन आ बराबर भी क्या? आ। देखो बनना क्या है? आ, कोई भी आए इनमें से आ बनेगा, ठीक है। ऐसे जो दूसरा है वो क्या है? नंबर 2, ई या ई धन ई या ई, ई बनेगा क्या? बड़ी ई, ठीक है, ये चीज बनेगी। उसके बाद में देखो इसके विचार वही, ई धन ई बराबर ई, और ई धन ई बराबर भी ई, और ई धन ई बराबर भी ई, और ई धन ई बराबर भी ई। यह चीज हो गई, ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो नियम है, तीसरा फॉर्मूला है, वो क्या है? ऊ वाला। ऊ या ऊ धन ऊ या ऊ बराबर क्या होगा? ऊ होगा, ऊ होगा, ठीक है। इसके भी चार चीजें ये ऐसे बनेंगी, ऊ धन ऊ बराबर ऊ, और ऊ धन ऊ बराबर भी
उ, और उ धन उ बराबर भी उ, और उ धन उ बराबर भी उ। यह चीज बन गई। अब है अंत में री वाला सौदा। इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि भाई हिंदी और संस्कृत दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। संस्कृत की जननी है हिंदी, हिंदी की जननी है संस्कृत, सॉरी हिंदी की जननी है संस्कृत। तो संस्कृत मां है तो उसमें कुछ गुण ज्यादा होंगे बेटी से। तो देखो 4 नंबर री या री। अब ये बड़ा वाला री है ना, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में किया जाता है। ये चीज मैं पहले बता चुका हूं आपको। इस वाले री से ज्यादा ये वाला री हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जबकि ये वाला री संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। ये दोनों री प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत में, ठीक है। या री या री। देखो एक बात बताओ मुझे, बनेगा क्या? बड़ी री। लेकिन मेरे भाई बड़ी री का तो हिंदी में कोई प्रयोग ही नहीं है। बड़ी री का हिंदी में कोई प्रयोग ही नहीं है। लेकिन फिर भी हिंदी भाषा में हम इसको, जैसे हम इसके उदाहरण हमें मिलते तो नहीं है, लेकिन कुछ उदाहरण जो मिलते हैं तो उसमें बड़ी वाली री का प्रयोग ना करके इसी री का प्रयोग हम करते हैं हिंदी में, ठीक है। समझ गए ना? देखो देखो री धन री बराबर री। दूसरा नियम री धन बड़ी री बराबर भी बड़ी री। इसी तरह बड़ी री धन छोटी री, छोटी री बराबर कौन सी री? बड़ी री। और इसी प्रकार बड़ी री धन बड़ी री बराबर भी कौन सी री? बड़ी वाली री। ये 4 चीजें हैं भाई। ये चीज अगर हमारे ध्यान है ना तो हमें दीर्घ संधि में कोई रोकने वाला नहीं है कहीं से भी। मैं इसके टुकड़े करने भी बताऊंगा आपको, हर चीज एक बताऊंगा, ठीक है। अंत में एक प्रश्न छोड़ के जाएंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो इसी संधि में से छोड़ के जाएंगे। हमने आज जो सीखा उसका एनालिसिस करेंगे। कुछ चीजें उसमें बदलाव होंगी, कुछ घटेगा कुछ बढ़ेगा, वो चीज मैं सारी आपको बताऊंगा, ठीक है। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। इसका स्क्रीनशॉट हो गया तो आगे बढ़े। भाई अरे फिर वो कर दिया, इसको हटा दो यार। वो दीर्घ संधि चल रही थी उसको भी मिटान दिया यार ऊपर से। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है भाई। हमने देखो क्या चीजें, हमने उसके उदाहरण देख लिए। अब देखो जो हमारी पहली कंडीशन है ना, वो पहली कंडीशन है उसको हम पूर्ण करते हैं। पहली कंडीशन हमारी क्या थी? पहला जो हमारा नियम था इसका, वो पहला नियम क्या था? ए या आ धन ए या आ। इसके चारों नियम एक साथ में चलेंगे। इस वाले कंडीशन पे फोकस करते हैं सबसे पहले हम, ए और आ। तो सबसे पहले मैंने एक चीज, एक वर्ड बोला था आपको कि दीर्घादेश, दीर्घादेश में भी दीर्घ संधि है, तो वही वर्ण ले लेते हैं सबसे पहले। क्या है उदाहरण? देखो जैसे दीर्घ दीर्घादेश,
दीर्घादेश। यह एक शब्द है, शब्द क्या है? दीर्घादेश हमारे पास। देखो जिसको संधि विच्छेद करना नहीं आता उसको सबसे पहले मैं संधि विच्छेद करना समझाता हूं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस चीज में हमें क्या दिखना चाहिए? आ दिखना चाहिए। आ, जहां पे हमें आ दिखेगा वहां पे हम टुकड़े करने की कोशिश करेंगे। तो देखो हमें आ कहां पे दिख रहा है? आ दिख रहा है हमें दीर्घा, दीर्घा देश घा। अब देखो यहां पे आ दिख रहा है, तो यहां से आ निकाल लो, निकाल लो। हमने आ निकाला, कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ जहां पे हमें आ दिखा वहां से हमने आ को बाहर निकाला, इतना सा काम किया। अब देखो आ हमारा है वो किस चीज से मिलकर बनता है? हमारे पास देखो आ निकालने के बाद में शब्द क्या बचे हैं यहां पे? दीर्घ, दीर्घ। अब दीर्घ कैसे बचेगा? दीर्घ तो बच ही नहीं सकता क्योंकि आ तो हमने इसमें से निकाल लिया था, तो यह स्वर रहित हो गया। कौन सा? घ भी क्या हो गया? स्वर रहित हो गया। इतनी सी बात हमें पता है, ठीक है। और इधर क्या बच रहा है हमारे पास? देश, देश। यह चीज बच रही है हमारे पास। भाई आ हमने निकाला, उससे पहले हमारे पास क्या बचा? दीर्घ, और इधर क्या बचा? देश। संधि विच्छेद जिनको नहीं करने आते, जो कक्षा में नए हैं, जो हिंदी विषय को पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये चीजें हैं और आपके लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि कई जगह हम हिंदी पढ़ते हुए भी हम हिंदी को अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, उसके बाद भी हमसे टुकड़े नहीं हो पाते। इसलिए यह चीज बता रहा हूं। एक दो उदाहरण बताऊंगा, जो ऐसे बताऊंगा, उसके बाद में हम डायरेक्ट उदाहरण करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैं ये चीजें आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो छोटी सी चीज है, आ किससे बनता है? अब ये देखो आप, आ बनता है, आ किससे बनता है? या तो पद के अंत में ए हो या आ हो। तो इधर पद के अंत में या तो ए हो या आ हो, और इधर पद के अंत, इधर पद के प्रारंभ में क्या हो? या तो ए हो या आ हो, तभी क्या बनेगा? आ बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लगा के देखते हैं। दीर्घ, ए लगा के देखा हमने, ए लगा के देखा, देखो क्या लगा के देखा? ए लगा के देखा, दीर्घ, धन, और इधर भी यही लगा के देखो, आदेश। क्या लगाया? एक मिनट माफ कीजिएगा, देखो इधर भी ए ही लगा के देखो, आदेश लगाया। यही यहां पे भी ए लगा के देखा, यहां पे भी ए लगा के देखा, क्योंकि पहला जो हमारा जो पहला सूत्र था, हमने चार ये सूत्र लिखे हैं, उसके बीच में इसके चार चार भाग किए ना, तो वो ही चीज करके देखो यहां पे, ठीक है। अब दीर्घ तो सही बन गया, ए लगाया तो, लेकिन आदेश नाम का कोई शब्द नहीं होता। भाई इसका अर्थ भी तो निकलना चाहिए ना। आदेश, आदेश कौन सा शब्द होता है? नए देश। ऐसा तो कोई शब्द मैंने पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा हो तो देख लेना। देखो भाई, इसको फिर हमने मिटाया कि भाई आदेश नाम का तो कोई शब्द नहीं है हमारी नजर में, तो हमने यहां पे लगाया आ लगाने के बाद में क्या बचा? आदेश। आदेश का मतलब क्या है? हुक्म, ठीक है। तो हमने आ लगाया तो क्या बना हमारा? दीर्घ, दीर्घ ए धन आ, दीर्घादेश। तो इसका संधि विच्छेद हमने क्या किया? दीर्घ धन आदेश। यह चीज हमें करनी आ गई, यह चीज हमें करनी आ गई ना, इस चीज को हम समझ चुके हैं ना। भाई अगर नहीं समझे हैं तो वापस से समझ लेंगे, लेकिन मुझे ये बताओ यह चीज समझ में आई या नहीं आई? भाई समझ में आई होगी, मैं इतना मानता हूं कि यह चीज समझ में आई होगी आपको। अब देखो इसको वापस कैसे जोड़ेंगे? इधर से देखो, इधर से क्या है? ए है, इधर से क्या है? आ है। जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। भाई संधि विच्छेद अगर देकर और यह बोलता है कि इसका संधि क्या होगा, सही संधि शब्द क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे ये बताओ, ए और आ, ए और आ अगर दोनों आते हैं तो क्या बनता है? आ बनता है, हमें पता है। इधर क्या बच रहा है और इधर क्या बच रहा है? देखो इधर से हमने आ निकाला था, तो यही इधर क्या बचा? देश बचा, यह चीज बची। इसके बाद में इधर से हमने क्या निकाला था? ए निकाला था, तो यहां पे क्या था?
वही बचा दीर्घ। ए निकालने के बाद में ये दीर्घ हल वाला बचा, यही चीज बची ना। अब देखो हम इसको बिठाएंगे तो स्वर को जोड़ते हैं तो किधर किसकी तरफ जुड़ता है, पहले वाली कक्षा में पहली कक्षा में मैंने आपको बताया था स्वर जोड़ना और स्वर हटाना। तो स्वर देखो किधर जुड़ता है, अपने से लेफ्ट हैंड साइड, यानी उल्टे वाले हाथ की तरफ। अब देखो इसको जोड़ो, दीर्घ दीर्घ, आ की मात्रा चढ़ेगी तो दीर्घा और देश। हमारा शब्द यही बना, यही यहां पे ऊपर था। हमने सिर्फ क्या किया, इसका पोस्टमार्टम किया, कैसे क्या निकला ये चीजें हमने देखी। यह समझ में आया। एक छोटा सा उदाहरण जो हम छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं उसके बारे में एक बता देता हूं। जैसे एक है जीवाश्म, जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म। अब मुझे एक बताओ बात कि वही हमें क्या देखना है, हमें देखना है आ। आ कहां से निकला, आ इधर से निकला, इधर से हमने निकाल लिया आ, इधर क्या बचा हमारे पास सम, और इधर क्या बचा हमारे पास जीव, और जीव भी कौन सा, हलवाड़ा। अब आ हमें पता है कि आ कैसे बनेगा, आ के बारे में हम जानते हैं कि आ कैसे बनेगा, या तो ए हो या आ हो, और उसके बाद में या तो ए हो या आ हो। अगर ये दोनों चीजें हमें मिलती हैं तो ही आ बनेगा। तो इधर हम लगा के देखते हैं जीव, ए लगा के देखा, और इधर भी हम सबसे पहले क्या लगा के देखते हैं, आस्म ए। हमें यह चीज समझ में आ रही है, यह चीज हमें समझ में आ रही है कि ए लगाने से अस्म बनता है और अस्म का एक शाब्दिक अर्थ होता है, जानते हैं हम। तो अब जीवाश्म, जीव धन अस्म, यह चीज हमारे पास निकल के आई। तो हमने इसके टुकड़े तो कर लिए, यह तो हो गया विच्छेद, ठीक है, हम इसका विच्छेद कर चुके हैं। लेकिन अब इसको वापस से जोड़ते हैं तो इधर से क्या लगाया हमने, ए निकाल लिया, इधर से क्या निकाल लिया ए, और ए मिलकर के दोनों क्या होते हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि दोनों आ होते हैं। इधर हमारे पास क्या बच रहा है, जीव, जीव कौन सा, हलवाड़ा, और इधर क्या बच रहा है, सम। उसी तरीके से इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, आ को इधर व में जोड़ेंगे तो जीवा बन जाएगा, जीवा, और ये आगे सम हमारा बच रहा है, ऐसे के ऐसे लिख देंगे। और कहीं पे कोई बदलाव नहीं करना, बदलाव होना है अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण, पदांत और पद पूर्व, पद प्रारंभ, ठीक है, उन दोनों के पहले और अंतिम वर्ण का, अंतिम वर्ण और पहले वर्ण का, माफ कीजिएगा थोड़ा सा उल्टा बोल गया, ठीक है। इसके बाद में महार्णव, महार्णव, क्या दिख रहा है हमें, आ, हमें दिख रहा है आ किससे मिलकर बनता है, हम अच्छे से जानते हैं, मह धन आ धन रणव, ये चीज है हमारे पास। आ किससे बनता है हम अच्छे से जानते हैं, या तो पद के अंत में ए हो या आ हो, और इधर से भी पद के प्रारंभ में ए हो या आ हो, तो क्या बन जाएगा हमारा अय। हम ये अच्छी से जानते हैं, अच्छी चीज, अच्छे तरीके से जानते हैं इस चीज को। अब देखो मैं है, ए लगा के देखा है, लेकिन है मैं कोई शब्द नहीं बन रहा। आ लगा के देख लेंगे, आ, महा, महा मतलब महान, ठीक है। इधर क्या लगाएंगे, ए लगा के देखते हैं, अर्णव, सही है अर्णव, क्योंकि अर्णव का अर्थ क्या होता है, समुद्र। अर्णव का अर्थ क्या होता है, अर्णव क्या है, अर्णव समुद्र का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। पढ़ा होगा आपने पर्यायवाची शब्दों के अंदर कि अर्णव क्या है, समुद्र का पर्यायवाची है। आप बताओ मुझे, इधर से क्या निकला आ, इधर से क्या निकला ए, और दोनों मिलके क्या होते हैं हमें अच्छे से जानते हैं, आ होता है। यह चीज हम जानते हैं कि हमारे पास क्या बन के आया, आ, तो इधर क्या लगाएंगे हम, मह धन आ धन
रणव, रणव। क्या बना? मैं, है के ऊपर आ की मात्रा चढ़ेगी तो क्या बना, क्या बनेगा? हा, रे न व, महारणव, यानी कि महान समुद्र। ये चीज समझ में आई आपको? समझ में आई तो बहुत ही अच्छी बात है अरे भाई। ये खोल के मैंने 3 उदाहरण आपको दे दिए, बाकी उदाहरण मैं वैसे लिख के देता हूं आपको, आप करेंगे खुद। एक देखो, ब्रह्म, ब्रह्मच्युत, ब्रह्मच्युत, मां ब्रह्म, ब्रह्म धन, क्या बनेगा? अच्युत, अच्युत, अच्युत का मतलब होता है अखंड, अच्युत, अच्युत का मतलब क्या होता है? अखंड। ब्रह्म धन अच्युत, ब्रह्मा धन अच्युत, या ब्रह्मा धन अच्युत। ब्रह्मा कौन है? भगवान है ना, भगवान है ना, भगवान ब्रह्मा, उनका नाम ब्रह्मा धन अच्युत। ठीक है, विच्छेद किया हमने, कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद में सरकट धन अरी, सरकट धन अरी, अरी मतलब शत्रु, अरी मतलब, अरी मतलब क्या होता है? शत्रु। और सरकट कौन था? सरकट एक राक्षस था, राक्षस का शत्रु कौन है? भगवान। तो इसका क्या बनेगा? ए और ए बराबर आ, सरकटारी। बना? अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो भाई मुझे बता सकते हो। रुद्राक्षी, रुद्राक्षी, रुद्र के समान आंखों वाली रुद्राक्षी, क्या बनेगा इसका? रुद्र धन अक्षी, अक्षी का मतलब आंख होता है भाई। ठीक है, रुद्राक्षी ये शब्द हैं, आए हुए शब्द हैं। ठीक है, इसके बाद में हिरणाक्षी, हिरण धनक्षी, हिरण धन अक्षी, हिरणाक्षी, हिरण के समान आंखों वाली, जिसे हम बोलते हैं मृगनयनी, मृग के समान नयनों वाली, मृगनयनी। देवाहूति, देवाहूति, देव धन आहुति। और देवों को क्या दी जाती है? देवों को आहुति दी जाती है, देवों को आहुति दी जाती है, इसलिए देवाहूति। भाई ये हु है ना, ये बड़ा है, देवाहूति में छोटा हु नहीं आएगा, बड़ा हुआ आएगा, देवधन आहुति। ठीक है, इसके बाद में और आगे बढ़ लो थोड़ा सा। ज्ञानालोक, ज्ञान धन आलोक, ज्ञान धन आलोक, ज्ञानालोक। ठीक है, गंगाधन आचमन, गंगा धन आचमन, गंगाचमन। भाई ये टुकड़े आपको करने बता दिए, इनको वापस से जोड़ना बता दिया, लेकिन अब कुछ उदाहरण दे रहा हूं, जो उदाहरण लिखवा रहा हूं वो तो आप कर ही लोगे। भाई इनका देखो, ये आगे वाला मत लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे। अभी शुरू में ये लिखा गंगा धन आचमन, इसका आप ये करना पूरा। ठीक है, मतलब इसका संधि शब्द बनाना।
इधर जो मैंने लिखा रुद्राक्षी, तो रुद्र धनाक्षी यह मत लिखना, इसका विच्छेद आप करके देखना। इनको जोड़ो घटाओ, बहुत से अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इनमें से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। सिर्फ ये जो एक कंडीशन बताई है उस कंडीशन के अनुरूप चलना है, बाकी कुछ भी नहीं करना हमें। ठीक है, उसके बाद में चिकित्सालय, चिकित्सालय, चिकित्सा धन आलय, चिकित्सा धन आलय। ठीक है भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। ले लिया होगा, आगे बढ़ता हूं। हमें चीज समझ में आनी चाहिए, कैसे भी समझ में आए, मजाक में समझ में आए, कैसे भी समझ में आए, समझ में आए, बस इतना है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद में महाशय, 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 महा धन आशय, महाशय। ठीक है, इसके बाद में मेघाच्छादन, मेघ धन आच्छादन, मेघ धन आच्छादन। सही है, समझ में आ रहा है ना भाई, ये चीजें समझ में आई होंगी। देखो और लिख लो, युवा धनावस्था, युवा धन अवस्था क्या बनता है? युवा अवस्था। इनको सभी को तोड़ के देखना, जो मैंने जोड़े हैं उनको तोड़ के देखना, और जो जोड़े हैं उनको जो जोड़े हैं ना उनको तो तोड़ के देखना, और जो जुड़े हुए दिए हैं उनको तोड़ के देखना। ठीक है, ऐसे करके देखोगे मजा आएगा। जैसे विद्यालय, विद्यालय, विद्याधन आलय क्या बना? विद्यालय। ठीक है, ऐसी चीजें बहुत हैं, बहुत से वर्ड है। कितने वर्ड लिखेंगे हम? रात हो जाएगी लिखते लिखते। अब मैं आपको बता रहा था कि एक ऐसा शब्द है, मैं आपको वो शब्द दूंगा, उसका पूरा पोस्टमार्टम करके हमें देना है। तो वो शब्द मैं आपके पास में रख के जा रहा हूं, उस शब्द का पोस्टमार्टम करोगे आप। जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। अब देखो, एक शब्द है, उसका पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं, आगे आप मुझे बताओगे। ठीक है, कल एक कमेंट करके प्यारा सा उसमें मुझे बताओगे। एक शब्द है मीनाक्षी। ठीक है, मीनाक्षी। अब ये शुद्ध कौन सा है, मुझे तो यह बता के जाओगे। मीनाक्षी शब्द है, इसका अर्थ इसका विच्छेद होता है मीन धन अक्षी। ठीक है, माफ कीजिएगा, मीनाक्षी यह शब्द है, इसका विच्छेद होता है
मीनाक्षी, मीन धन अक्षी। अब मुझे यह बताइएगा मीनाक्षी शब्द ये शुद्ध है या मीनाक्षी शब्द ये शुद्ध है। ठीक है, इन दोनों में से एक जो दोनों में से शुद्ध कौन सा है मुझे वो बताइएगा। और अगर ये शुद्ध है तो इसका रीजन दीजिएगा, और अगर ये शुद्ध है तो इसका रीजन दीजिएगा। मैं ये इसका कल डिटेल आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा। ठीक है, और कल समझा दूंगा, बहुत टाइम जाएगा। अगर बोलो तो आज ही समझा दूं, क्यों ठाड़ से बगैर फालतू में वो करना। और अगर आप चाहते हो कि कल समझे तो कल समझा दूं। ठीक है, कल ही समझ लेंगे इस चीज को, और आप मुझे समझा दोगे। पहले मुझे आपका उत्तर चाहिए इन दोनों के बारे में। मीनाक्षी का पूरा पोस्टमार्टम करके मुझे दिखाना है, ये इसका कमेंट करना है आपको। ठीक है, और मुझे बताना है कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, ये प्रश्न है आपके लिए, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अपने कोई भी शिक्षक से पता कर लेना, उससे पूछ भी लेना कि सर इसका कैसे क्या होगा। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें हैं इसमें, जोड़ घटा बाकी भाग जो गुणा होता है वो संस्कृत भाषा वो क्या बोलते हैं गणित में, तो वही इसमें लग रहा है। बहुत सी चीजें लगेंगी, आपको समझने में मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। दोस्तों, कक्षा को समाप्त करने का समय आ गया है, क्योंकि आज हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। लगभग पौने घंटे की क्लास हो गई है आज भी। और मैं सोच रहा था कि दीर्घ संधि एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन मैं गलत निकला। दीर्घ संधि एक दिन में कंप्लीट कभी नहीं होती। ठीक है, इस संधि के ऊपर कुछ बनेंगे वीडियो, बनने दो। हमें पढ़ना है जीरो से लेके। मतलब हम तो ऐसे बैठे हैं कि बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं आता जी। हमें सिर्फ और सिर्फ सीखना है। जब हम ये सोच के बैठेंगे कि हमें कुछ भी नहीं आता, तो ही हम ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे। और अगर हम ये सोच के बैठेंगे कि भाई मैं तो बहुत बड़ी तौब हूं, मुझे तो सब कुछ आता है, तो हम किसी की कुछ मानने वाले नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये आपके ऊपर ही नहीं, ये मेरे ऊपर भी लागू होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे हम दीर्घ संधि को ही कंटिन्यू करेंगे और कल इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये मीनाक्षी है, इसका कल मैं आपको पोस्टमार्टम करके पूरा बताऊंगा। ये इसी नियम के अनुरूप है, यही नियम इसमें लागू होगा। इसमें कुछ फेरबदल है, वो चेंज होंगे, कुछ बदलाव होंगे, वो मैं आपको कल बता दूंगा। और बता तो आज भी सकता हूँ, लेकिन आज इसलिए नहीं बता रहा कि एक बार आपसे राय ले लूँ कि आप कितना क्या जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल पर कोई नया है तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। ऐसी कक्षा के लिए एक कमेंट ना करोगे तो फिर क्या करोगे, और एक लाइक। आपके लाइक और कमेंट मेरी भावनाओं को मजबूत करते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा सकूं। धन्यवाद सभी को, आपका दिन शुभ हो।